देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर, जो कि राम जीवन की है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस कहानी को राम जीवन जी के नजरिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम राम जीवन है। लोग मुझे सिग्नल मैन राम कहकर बुलाते थे, जब तक कि मैंने वो नौकरी नहीं छोड़ी थी। मैंने जो कुछ भी उस केबिन में देखा, तो उसे देखने के बाद नौकरी छोड़ना ही नहीं, बल्कि उस जिले से भी दूर भागना मेरी मजबूरी बन गया था। वो केबिन, जिसे केबिन नंबर 47 कहा जाता था, स्टेशन से बहुत दूर पटरियों के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, कुछ बबूल के पेड़, सूखी घास और दोनों तरफ अनंत तक फैली लोहे की पटरियां। केबिन के अंदर एक पुरानी सी कुर्सी, एक डेस्क, एक टेलीफोन और सबसे जरूरी चीज थी सिग्नल लीवर्स का भारी भरकम कंसोल। हमारी शिफ्ट रात 10 बजे से शुरू होती थी। रात में सिर्फ 3 ट्रेनें गुजरती थी। मेरा काम था हर ट्रेन के आने से 20 मिनट पहले सही पटरी के लिए सिग्नल बदलना। ये काम यांत्रिक था और बहुत ही ज्यादा बोरिंग था, और मैं इसे आंखें बंद करके कर सकता था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर एक अमावस्या की रात आई। पहली अमावस्या की रात थी वो। बाहर अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी मुझे नहीं दिख रही थी। सिर्फ केबिन के अंदर की मध्यम पीली रोशनी थी, जो शीशे पर ओस की बूंदों के साथ मिलकर अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। ट्रेन संख्या 1099 अवध एक्सप्रेस का वक्त आने का हो चुका था। मुझे सिग्नल को लाल से हरा करना था। मैंने उठकर बड़े लीवर्स के कंसोल की तरफ देखा। लीवर्स पुराने थे, पर तेल लगे होने के कारण वो आसानी से फिसलते थे। मैंने अपलाइन का लीवर पकड़ा और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथ पर कोई और हाथ है। वो बहुत ठंडा था, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। मैं चौंक कर पीछे हट गया। केबिन में मैं उस वक्त अकेला था और दरवाजा अंदर से बंद था, तो मैंने जल्दी से चारों तरफ देखा, पर वहां पर कुछ भी नहीं था। मुझे लगा शायद हाथ फिसल गया होगा या मुझे नींद आ रही होगी। फिर मैंने दोबारा से लीवर पकड़ा, पर इस बार जोर से। लेकिन जैसे मैंने उसे खींचना शुरू किया, तो वैसे एक धीमी और गहरी कर्कश आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। वो कर्कश आवाज वैसे तो कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रही थी, पर मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे कह रहा हो कि लीवर मत खींचो। इससे पहले मैं उस लीवर को खींचता कि फिर से वो ही आवाज मेरे कानों में गूंजी, पर इस बार उस आवाज में भारीपन था। साथ ही इस बार मुझे ऐसा लगा कि वो आवाज जमीन के नीचे से आ रही है, क्योंकि मुझे उस आवाज के साथ साथ मेरे पैरों में कंपन भी महसूस हो रहा था। और ये एहसास होते ही मैंने वो लीवर छोड़ दिया और 2-4 कदम में पीछे हट गया। अब तक मेरी सांसें लेने की रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, यहाँ तक कि घबराहट के चलते माथा पसीने से तर हो चुका था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि तभी मुझे स्टेशन मास्टर का ख्याल आया और मैंने फौरन ही उन्हें कॉल किया। उनके कॉल उठाते ही मैंने उनसे बोला कि सर, मैं सिग्नल बदल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक अजीब सी आवाज गूंज रही है। अभी मैंने इतना ही बोला था कि फोन लाइन में सनसनाने की आवाज आने लगी। मैंने कई बार हेलो हेलो कहा, पर स्टेशन मास्टर की ओर से कोई भी आवाज तो नहीं आई। पर तभी वहां चारों तरफ किसी के रोने की आवाज जरूर गूंजने लगी। उस रोने की गूंज में मुझे फिर से वही आवाज सुनाई पड़ी, जो लगातार कहे जा रहा था कि आज सिग्नल मत बदलना। उस वक्त एक और मेरे ऊपर लगातार डर हावी हो जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मुझे ये फिक्र भी थी कि ट्रेन संख्या 1099 का आने का समय हो चुका था। अगर वक्त रहते सिग्नल नहीं बदला, तो ट्रेन समय सारणी में गतिरोध पैदा हो जाएगा। हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा भी हो जाए, और मैं उस हादसे का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। ये ख्याल आते ही मैंने हिम्मत जुटाई। हालांकि अभी भी डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे, पर इसके बावजूद मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और लीवर की तरफ बढ़ा। और फिर एक गहरी सांस लेते हुए मैंने लीवर खींचा। जैसे मैंने लीवर खींचा, तो वैसे केबिन की खिड़कियां और दरवाजे से ऐसी आवाज आई, मानो जैसे किसी ने जोरदार मुक्का मारा हो। वो आवाज सुनते ही मैं जोर से चीखते बोला, अरे भाई कौन है?
मेरे कई बार ये बोलने पर मुझे कोई जवाब तो नहीं मिला, पर जब मेरी नज़र दरवाजे पर गई तो मैंने पाया कि लोहे के उस दरवाजे पर 5 उंगलियों के निशान उभरे हुए हैं। अब ये देखकर मेरा कलेजा एक पल को मुंह में आ गया था। अभी मैं अपने डरे से हमें मन को संभालते हुए ये सोच ही रहा था कि ट्रेन के सिग्नल का काम हो गया है। अब ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि मेरे लीवर खींचते सिग्नल ग्रीन हो चुका था। फिर दरवाजे पर हुई जोरदार धमक के करीबन 10 मिनट के बाद अवध एक्सप्रेस मेरे केबिन के सामने से दनदनाते हुए गुजर गई। ट्रेन की आवाज से वो भयानक खामोशी टूट गई। अब अचानक से मुझे सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। वो घबराहट और दिल की बेचैनी शांत हो गई। खैर इसके बावजूद मैं कुछ और देर तक वैसे ही अपनी जगह पर खड़ा रहा। फिर जब मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि सच में अब कोई खतरा नहीं है, तो मैं अपने केबिन से निकला और बाहर देखा, पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरे के अलावा। यहाँ तक कि जब मैं दरवाजे पर उभरे उन उंगलियों के निशान को देखने के लिए दरवाजे के करीब गया, तो मैं ये देखकर चौंक गया कि वो लोहे का दरवाजा तो नॉर्मल था, मतलब कि उस पर किसी भी तरह का कोई भी उभार नहीं था। ये देखकर मैं अब ये तय नहीं कर पाया कि जो कुछ भी मेरे साथ अभी अभी घटा है, क्या वो सच था या फिर कोई छलावा। खैर इसी उलझन के साथ उस रात की ड्यूटी भी खत्म हुई, और फिर जब मैं अगले दिन काम पर पहुंचा तो मेरे पहुंचते ही जैसे स्टेशन मास्टर की मेरे ऊपर नजर पड़ी, तो वैसे उन्होंने मुझे डांटते बोला, अरे राम जीवन, कल रात तुम फोन पर क्या कह रहे थे? स्टेशन मास्टर के ये पूछते ही मैं इस सोच में पड़ गया कि क्या इन्हें पिछली रात के बारे में बताना ठीक होगा? क्या ये मेरी बातों पर विश्वास करेंगे? अब ये सोचने के बाद मुझे लगा कि अपना मुंह बंद रखने में ही मेरी भलाई है, इसलिए मैंने स्टेशन मास्टर को कुछ भी नहीं बताया और अपने काम पर लग गया। पर करीबन 1 महीने के बाद मेरे साथ फिर से वही घटना हुई। मुझे फिर से उस रात ट्रेन संख्या 1099 अवध आसाम के लिए लीवर खींचकर ग्रीन सिग्नल देना था, और जैसे मैंने लीवर खींचने के लिए लीवर पकड़ा तो वैसे ही वही कर्कश आवाज फिर से गूंजने लगी, और उस आवाज के साथ ही उस रात की सारी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गईं। पर इस बार भी मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। हालांकि इस बार डर खौफ में बदल गया था, पर इस बार की घटना से ये भी अब साफ हो चला था कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे मन का वहम या कोई छलावा नहीं है। अब मुझे इस बारे में कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो एक ना एक दिन मेरी लाश मेरे ही केबिन में लोगों को मिलेगी। सूझबूझ से काम लेते हुए मैंने अपने साथ हुई घटना का चर्चा कुछ लोगों के साथ छेड़ा, ये पता करने के लिए कि कहीं ऐसा किसी और के साथ भी हुआ था, और ये मेरा पैतरा भी काम कर गया। जब मुझे त्रिलोकी जी के बारे में पता चला, जो पास के गांव में रहते थे। दरअसल त्रिलोकी जी एक ओझा के साथ साथ बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी थे, और जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं सीधे पहुंचा उनके घर, जहां वो एक नीम के पेड़ के नीचे लगी चारपाई पर बैठे हुए थे। जैसे मेरी भेंट उनसे हुई तो वैसे ही मैंने अपने साथ घटी घटना विस्तार से उन्हें बता दी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो बोले, आज से लगभग 80 साल पहले जब यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तब वो जमीन पर बखार समुदाय रहा करता था, जो भगवान में नहीं बल्कि उन शक्तियों को मानते थे, पाताल लोक से जुड़े थे। और जब उन्हें अंग्रेजों द्वारा जबरन हटाने की कोशिश की गई तो ये बखार समुदाय के लोग क्रोधित हो गए, और वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अंग्रेजों ने पहले तो अपने उन लोगों से बातचीत करने के लिए सुमेर सिंह को भेजा, जो एक इंजीनियर हुआ करते थे। दरअसल अंग्रेज चाहते थे कि सुमेर सिंह उन गांव वालों को समझा बुझा के जमीन छोड़ने के लिए राजी कर लें। पर जब सुमेर जी बखार समुदाय के लोगों से बात करने गए तो फिर वो अगले 3 दिनों तक वापस नहीं लौटे। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि शायद बखार के लोगों ने सुमेर को बंदी बना लिया है, तो कुछ अंग्रेजी सिपाही सुमेर को छुड़ाने के लिए गए। पर जब उन सिपाहियों में से सिर्फ एक ही सिपाही लौटा तो उसकी हालत देखकर अंग्रेज बौखला उठे। दरअसल उस सिपाही के दोनों हाथ कटे हुए थे, उसकी छाती में कई लोहे की सलाखें आर पार हो रखी थी। इसके बाद भी वो सिपाही बखार समुदाय की चेतावनी देते बोला कि एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगा अगर वो इस जगह को हथियाने की कोशिश करेंगे। उस सिपाही की बात सुनकर अंग्रेज और भी ज्यादा बौखला उठे, और फिर उसी रात अंग्रेजों ने बखार समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया। कहते हैं उस रात अंग्रेजी सिपाहियों ने बड़ी बेदर्दी से
उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिर अगली सुबह जब मेरे बाबा, जो उस वक्त अंग्रेजों के लिए मजदूरी का काम करते थे, उन्हें और उनके कुछ साथियों को उन गांव वालों की लाशों को ठिकाने लगाने का काम दिया गया। बाबा जब अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर वो कांप उठे। दरअसल वहां हर जगह पर कटी फटी लाशों का ढेर लगा हुआ था, पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि वहां पर जो खून फैला हुआ था वो अभी भी ताज़ा था, जिस वजह से बाबा के साथ में जो लोग थे वो उसी वक्त काम छोड़कर भाग गए। और जब बाबा ने भी वहां से लौटने का फैसला किया कि तभी उनकी नज़र उस मुंडी पर गई जो जमीन पर पड़ी हुई थी, और वहां फैला सारा खून उस मुंडी के मुंह के अंदर जा रहा था। और वो मुंडी किसी और की नहीं बल्कि सुमेर की थी। उस वक्त तो बाबा भी लौट आए, जिसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें और उनके साथियों को काम पूरा न करने के कारण कारावास में डाल दिया। पर बाबा की बात सुनकर अंग्रेजों को भी एहसास हो गया था कि सिर्फ हथियार के बल पर रेलवे लाइन का काम पूरा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने अंग्रेज सैनिकों को ही ये काम सौंप दिया। पर जब वो सैनिक भी वापस नहीं लौटे तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि ये कोई दूसरी ही समस्या है। अभी अंग्रेज कुछ करते कि उस रात सुमेर लौट आया, पर वो बिल्कुल बदला हुआ था। उसका पूरा सर लाल था और उसका मुंह खुला हुआ था। उस रात सुमेर ने बहुत से अंग्रेजों को चीर फाड़ कर रख दिया। सुबह होते होते सुमेर कहीं पर गायब भी हो गया। फिर इस घटना के बाद अंग्रेज यहाँ से चले गए, पर कुछ महीनों के बाद वो एक पृष्ठ के साथ लौटे और उस पृष्ठ ने अपनी शक्ति से सुमेर को इसी जमीन में कैद कर दिया। और उसके बाद यहाँ रेल लाइन बिछा दी गई। पर सुमेर की आत्मा आज भी उस जगह हर अमावस की रात को आज़ाद होने की कोशिश करती है, ताकि वो ट्रेन के सभी यात्रियों की जान ले ले। शायद उसे लगता है कि ट्रेन आज भी अंग्रेजी चला रहे हैं। मेरी मानो तो राम जीवन ये काम छोड़ दो, नहीं तो तुम भी हो सकता है कि तुम भी मारे जाओ। दोस्तों, त्रिलोकी जी की बात सुनकर मुझे ये तो समझ में आ गया कि वो आवाज़ सुमेर की है जो मुझे लीवर खींचने से रोकता है ताकि कोई दुर्घटना हो जाए। पर मैं काम छोड़ दूंगा तो मेरी जान तो बच जाएगी, पर ट्रेन की सवारियों का क्या? ये सोचकर मैंने तय कर लिया कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा मैं काम नहीं छोड़ूंगा। और फिर इसी इरादे के साथ मैं काम पर वापस लौट आया। पर मुझे अमावस से पहले कोई ना कोई रास्ता निकालना ही था। लेकिन अगले कुछ दिनों तक मुझे कुछ भी नहीं सूझा। पर एकाएक मुझे त्रिलोकी जी की वो बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी पृष्ठ ने सुमेर को उस जमीन में कैद किया था। मतलब कि हो सकता है कि इस बार भी कोई पृष्ठ ही कोई रास्ता दिखाए। और इसी विचार के साथ मैंने पृष्ठ की तलाश शुरू की, और 3-4 दिनों के तलाश के बाद मुझे कोई पृष्ठ तो नहीं मिला, पर एक आदमी मिला जिसने पृष्ठ के साथ काफी समय तक काम किया था। जब उसका पृष्ठ किसी घटना में मारा गया तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था। और जब मैं उस आदमी से मिला जिसका नाम जगदीश था, तो मैंने उसे सारी बात अच्छे से बता दी। मेरी बात सुनने के बाद जगदीश ने बोला, वो सुमेर नहीं है, बखार के लोगों ने उसकी भेंट दी है और अपने इष्ट के दूत को बुलाया था, और वो दूत तभी लौटेगा जब सुमेर की आत्मा उनकी दुनिया से आज़ाद हो जाएगी। वैसे तो ये बहुत मुश्किल काम है, पर मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगा। आने वाली अमावस को तुम मुझे अपने साथ लेकर चलना। जगदीश के ये कहने के बाद मुझे लगा कि अब सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर जब अमावस की रात आई तो मैं जगदीश को लेकर अपने केबिन में पहुंचा, जहां उसने पहले तो पूरे केबिन का अच्छे से मुआयना किया। फिर केबिन के एक कोने में एक घेरा बनाया और मुझसे बोला कि तुम इस घेरे से दूर ही रहना। साथ ही जगदीश ने यह भी कहा कि हो सकता है कि सुमेर जब आवाज़ दे तो मैं तुम्हें ना दिखूं, पर तुम घबराना नहीं, और इस बार भी तुम वो ही करना जो तुमने पहले किया था, बिना डरे लीवर खींच देना। जगदीश की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद मैं इंतजार करने लगा उस पल का जब सुमेर दस्तक देता था। मेरा वो इंतजार बेचैनी से भरा हुआ था। फिर जब ट्रेन संख्या 1099 के आने का वक्त हुआ तो वैसे ही हवा सर्द होने लगी, और जैसे मैं लीवर खींचने के लिए लीवर की तरफ बढ़ा तो वैसे एक तेज चीख मेरे कानों में पड़ी। वो चीख इतनी तीखी थी कि मुझे अपने दोनों हाथों से कानों को बंद करना पड़ा। देखते ही देखते मेरा सर चकराने लगा था और आंखों के सामने अंधेरा पसर गया। पर मैं अभी भी होश में था कि तभी किसी ने मुझे मेरे सर के बालों से पकड़ा और खींचते हुए एक और लेकर जाने लगा।
वहीं मैं जोर जोर से जगदीश को आवाज देने लगा, जगदीश मुझे बचाओ। पर जगदीश को पुकारने के बाद भी जगदीश ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जोश जोश में मैंने गलत कदम उठा लिया है और अब मेरी मौत तय है। अभी मैं अपनी गलतियों पर पछतावा ही कर रहा था कि तभी कोई ट्रेन हॉर्न देते हुए वहां से गुजरी, पर मैंने तो लीवर खींचकर सिग्नल ग्रीन किया ही नहीं था। फिर ये ट्रेन कैसे गई? इसी बीच मैं भी उस पकड़ से आजाद हो गया और मेरे आंखों के आगे से पसरा अंधेरा भी गायब हो गया। अंधेरे के छड़ते मुझे जगदीश दिखा, जिसके हाथों में किसी इंसान का लाल सर था और उसका मुंह खुला हुआ था। इससे पहले मैं कुछ पूछता कि जगदीश ने बोला, सुमेर अब परेशान नहीं करेगा क्योंकि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और ये मेरे साथ ही रहेगा। तुम अब यहाँ पर काम कर सकते हो। दोस्तों, इतना बोलकर जगदीश उस मुंडी के साथ चला गया और फिर वो कभी भी वापस नहीं लौटा। लेकिन दोस्तों, उस घटना के बाद मेरे अंदर डर इस कदर छा गया कि मैंने उसके बाद से हमेशा के लिए नौकरी के साथ साथ वो कस्बा ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और नई भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी चाय की दुकान की है जहां इंसान तो चाय पीते थे, पर इंसान से ज्यादा यहाँ मुर्दे चाय पीने आते थे। और वो मुर्दे कहीं और के नहीं बल्कि वहीं पर किसी हादसे के शिकार हो चुके थे। आखिर इन मुर्दों का और उस चाय की दुकान में क्या रिश्ता था, ये जानने के लिए इस कहानी में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मुझे आज भी उस स्टेशन का नाम याद नहीं है, शायद इसीलिए क्योंकि वो जगह कहीं थी नहीं। वो तो बस एक छोटा सा पड़ाव था, एक छोटा सा हॉल्ट। दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हुए ट्रेन वहां पर सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकती थी। पर हैरान की बात ये थी कि रात के अंधेरे में भी वहां की एक चीज साफ दिखती थी। वहां पटरी के किनारे पुलिया से सटकर बनी एक बाबूलाल की चाय की टपरी। मैं उन दिनों मालगाड़ियों पर स्कॉट का काम किया करता था, जिस वजह से रातों में हमें जागना पड़ता था और इस छोटे से हॉल्ट से हर रात 2:30 पर गुजरना होता था। लेकिन पता नहीं क्यों मालगाड़ी अक्सर ग्रीन सिग्नल के इंतजार में यहीं रुक जाती थी। कभी कभी तो वो आधे घंटे के लिए भी रुक जाते थे। पर उस मालगाड़ी से पहली बार जब मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि वहां पर बनी बाबूलाल की दुकान उस वक्त खुली हुई थी। वहां पर जलता हुआ बल्ब और उसकी पीली रोशनी उस रात के सन्नाटे में चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर रही थी। पर अजीब बात ये थी कि इतनी रात को भी उस चाय की टपरी पर 3-4 लोग बैठे हुए थे जो चाय की चुस्की मार रहे थे। बाबूलाल, जो कि दुकान का मालिक था, वो दिखने में बहुत ही दुबला पतला था। उसकी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखें हमेशा देखने से ऐसी लगती जैसे कि वो बहुत दिनों से थकी हुई हैं, यानी कि वो काफी दिनों से सोया ना हो। बाबूलाल के पास पहुंचते मैंने उससे एक कड़क अदरक वाली चाय मांगी और चाय की 1-2 चुस्की ली थी कि तभी वहां पर बैठे सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। पर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कुछ भी नहीं कहा और वापस से अपनी अपनी चाय पीने लगे। पर हाँ, उनमें से बैठे एक आदमी ने बस मुझे घूर कर देखा और अपनी चाय का गिलास पकड़ लिया। पर अजीब बात ये थी कि वो सभी देखने से ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो एक जिंदा लाश हो। फिर अगली रात जब मैं बाबूलाल की दुकान पर पहुंचा तो मैंने पाया कि बाबूलाल पहले से कहीं ज्यादा खुश मिजाज लग रहा है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने हिचकिचाते ही सही मगर पूछ ही लिया, बाबा, ये जो लोग यहाँ पर आते हैं ये कौन है? मेरी बात सुनने के बाद बाबूलाल जी हंसे, मगर उनकी हंसी में एक अजीब सी बात थी जिससे ये पता चल रहा था कि वो कोई राज छुपा रहे हैं। मगर क्या ये जानना अभी बाकी था। हालांकि उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा, ये वो लोग हैं जो कहीं पर जाना नहीं चाहते और उनकी मंजिल यहीं पर आकर रुक जाती है, या यूं कहूँ कि ये स्टेशन उनकी आखिरी मंजिल है। बाबूलाल की बातों से मुझे ये लगा कि ये बुजुर्ग आदमी कुछ ज्यादा ही ज्ञानी ध्यानी है, जिस वजह से मैंने बाबूलाल जी की बातों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर इसी बीच मेरा ध्यान उन चाय पी रहे लोगों में से एक आदमी पर गया जो एकटक मुझे ही देख रहा था। उसने फौजियों वाले कपड़े पहने हुए थे और उसकी भी हालत बाकियों की तरह थी, यानी कि उसकी एक आंख में गहरी उदासी, कालापन और एक स्थिरता थी, मतलब कि कुछ न करने की चाह हो। पता नहीं क्यों उस वक्त उसकी नजरें मुझे बेचैन कर रही थी, जिस वजह से मैं फौरन ही वहां से उठा और अपनी बोगी की तरफ चल पड़ा।
फिर इसी बीच जब मैंने बोगी में बैठकर फिर से उस ओर देखा जहाँ पर वो आदमी बैठा हुआ था, तो मैंने पाया कि वो अभी भी मुझे घूर रहा है। उसकी नजरें मेरे भीतर तीर की तरह चुभ रही थी। खैर उस रात तो मैं वहाँ से निकल पड़ा, मगर ये सिलसिला चलता रहा। मेरी ट्रेन हर रोज की तरह रात के ठीक 2 बजे वहीं पर रुक जाया करती थी, और फिर वहीं बाबूलाल की दुकान, जहाँ लोग चाय की चुस्की लेते हुए नजर आते थे। पर एक अजीब बात थी जो मैंने नोटिस की कि ये लोग हर बार बदल जाते थे। कभी बुर्के में एक औरत होती थी, तो कभी धोती कुर्ता पहने एक किसान होता था, तो कभी कॉलेज का बैग लटकाए एक नौजवान लड़का होता था। पर इन सब में जो एक बात समान थी वो ये थी कि ये सभी बड़े ही उदास नजर आते थे। उनकी आंखों में वही एक उदासीपन और ना जीने की इच्छा, साथ ही ये अपना मुंह दीवार की ओर किए चाय की चुस्की लेते रहते थे। फिर ऐसे ही एक रात जब मेरी ट्रेन उस स्टेशन पर हरी सिग्नल के लिए रुकी, तो उस रोज काफी घना कोहरा छाया हुआ था, क्योंकि अभी भी काफी वक्त था ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलने में। तो मैं बाबूलाल की दुकान पर फिर से जा पहुंचा और उनसे चाय लेते हुए फिर एक दफा पूछा, बाबूलाल जी ये सब मुसाफिर हैं क्या, या ये कोई मुसाफिर खाना है? मेरे इस बार बाबूलाल जी ने फिर से उस रोज की तरह मुस्कुराया और कहा, हाँ ये मुसाफिर खाना ही है। ये भी कभी इस स्टेशन के मुसाफिर थे, पर अभी ये यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। बाबूलाल जी की बात आज भी मुझे कुछ सही से समझ में नहीं आई। आखिर वो बताते भी तो कुछ अलग तरीके से थे। फिर इसी बीच बाबूलाल जी ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, देख रहे हो उस लड़की को जिसके बाल बिखरे हुए हैं और उसके माथे पर गहरा निशान है? ये पिछले साल की बात है। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी यहाँ पर। अनजाने में ये लड़की ट्रेन के उल्टे दरवाजे से उतर गई थी और उधर से मालगाड़ी आ रही थी, और उस मालगाड़ी की चपेट में आने से इस लड़की की मौत हो गई। दोस्तों, बाबूलाल जी की ये कहते ही मैं टेंशन में आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये लड़की मर चुकी थी। जिस पर मैंने बाबूलाल से घबराते पूछा, क्या आप कहना क्या चाहते हैं कि ये मर गई है? मेरी बात सुनते बाबूलाल ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ ये सब वही लोग हैं बेटा, जो इस स्टेशन पर या इनकी पटरियों पर किसी हादसे में मारे गए थे। किसी की ट्रेन छूट गई तो कोई कूद गया, किसी को ट्रेन ने काट दिया है। उन सभी की आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। बाबूलाल जी की ये बात सुनते मेरे जहन में जो सवाल आया वो ये था कि आखिर ये चाय की दुकान यहाँ पर क्या कर रही है इन मुर्दों के लिए। और जब यही सवाल मैंने बाबूलाल जी से हिचकिचाते ही सही पूछ ही लिया, तो उनका जवाब था कि मरने के बाद इन सब की आत्मा बहुत प्यासी है। इन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अगर इन्हें वक्त पर कुछ पीने को नहीं मिला तो हो सकता है कि ये वो चीज़ करने लगे जो हम इंसानों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी प्यास बुझाऊं। इसलिए मुझे हर रात इनकी प्यास बुझाने के लिए अपनी ये दुकान खुली रखनी पड़ती है, जिससे कि ये शांत रहते हैं। अब मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने चाय का गिलास धीरे से नीचे रखा और वहाँ से जाने के लिए उठा कि तभी वो लड़की जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे वो एकदम से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। और उस लड़की को अपने पास खड़ा देख बाबूलाल जी ने बड़े धीमे स्वर में कहा, चुपचाप से बैठे रहो, उठने की कोशिश मत करना। तुम ऐसा दिखाओ कि तुम उन लोगों को नहीं देख पा रहे हो। लेकिन दोस्तों, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो लड़की कब एकदम से मेरे करीब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब उसने अपना मुंह खोला तो कोई आवाज तो नहीं आई, पर एक ठंडी गहरी हवा का झोंका मुझे महसूस जरूर हुआ। ये हवा का झोंका इतना ठंडा था कि मानो किसी फ्रिज का दरवाजा खुला हो। उसकी ठंडी हवा ने अचानक ही मेरी सांसें रोक दी, मानो कि मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मेरे अंदर एक बेचैनी उत्पन्न हो गई थी। अब मैं इससे पहले कुछ बोल पाता कि तभी मैंने पाया कि बाबूलाल अजीब तरीके से हंस रहा है। और जब मेरी नज़र बाबूलाल से मिली तो उसने उसी अंदाज में कहा, बेटा देख लिया, अब तुम्हें ये नहीं छोड़ेगी, अब तुम भी इन्हीं की तरह हो जाओगे। इससे पहले वो लड़की मेरे गिरेबान तक पहुंचती कि तभी अचानक ही ट्रेन ने चलने का हॉर्न दे दिया। उस हॉर्न की आवाज़ से अचानक ही सब कुछ थम सा गया। मसलन कि बाबूलाल और वो लड़की के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोग ऐसे लग रहे थे जैसे वहाँ पर उस पल के लिए वो जम गए हों। शायद यही वो मौका था जब मुझे वहाँ से निकलना था, और मैंने यही किया। मैं फौरन ही वहाँ से उठा और अपनी ट्रेन की बोगी में चढ़ गया और तुरंत ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जैसे ट्रेन ने स्पीड पकड़ी तो मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा तो मैंने पाया कि बाबूलाल की वो दुकान धुंध में कहीं खोती जा रही है।
उस घनी धुंध में बाबूलाल की दुकान तो गायब हो गई, पर इसी बीच अचानक से वो लड़की ट्रेन के साथ भागती हुई दिखी। उस लड़की को यूं भागता हुआ देखकर एक दफा मेरा दिल बैठ गया, मेरी सांसें अटक गईं। ऐसा लग रहा था कि अब ये लड़की सच में मुझे नहीं छोड़ेगी, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। फिर इसी बीच ट्रेन ने और भी रफ्तार पकड़ी। ट्रेन की रफ्तार पकड़ने के साथ साथ धुंध और भी गहराती चली गई और उस धुंध में वो लड़की कब गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पर उसके डर ने मुझे इस कदर पागल कर दिया था कि मैं कब अपना होश खो बैठा, और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं न पाई कि ट्रेन अब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई है। इस हादसे के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं कभी भी इस रूट पर नहीं आऊँगा, इसलिए मैंने वो नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। दोस्तों, मुझे ये तो नहीं मालूम कि बाबूलाल की चाय की दुकान और उन आत्माओं के बीच क्या संबंध था। आखिर उनका मकसद क्या था और क्या वजह रही होगी कि वो दुकान बाबूलाल को वहाँ पर खोलनी पड़ी। क्या वो भी इंसान था या वो भी उन्हीं मुर्दों में से एक था? इन सब सवालों का जवाब शायद मुझे कभी ना मिले, पर इतना यकीन ज़रूर है कि वो जगह इंसानों के लिए नहीं थी। तो दोस्तों, आज की बेस्ट हॉरर स्टोरी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।